जी दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अभिवादन आप सभी को। और माफ़ी चाहता हूँ कल शाम को नहीं आपके साथ हाज़िर हो पाया। लेकिन अच्छा ये हुआ कि मैं रात को जो कुछ मेरे कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वज़ह से मैं नहीं आ पाया हूँ। ख़ैर, तो उससे परे अभी मैंने जुगाड़ किया है थोड़ा-सा फॉर द टाइम बीइंग। तो चलता रहना है ज़िंदगी। क्या हुआ है कि कल देर रात को अचानक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया। ये फ़ैसला दरअसल काफ़ी पहले रिज़र्व हो गया था। ऑलमोस्ट महीना हो गया है जब ये रिज़र्व हो गया था। इस महीने के शुरू में, फरवरी के शुरू में आपको याद होगा, अमेरिका और भारत के बीच में एक इंटरिम डील हुई थी। ये डील इसलिए हुई थी क्योंकि जो टैरिफ लगाए गए थे भारत के ऊपर, जो कि लगभग 50% के ऊपर थे, उस टैरिफ के ऊपर उसको कम करके 18% पे लाया गया था। और बाकायदा ट्रंप की तरफ से ट्वीट करके, मोदी जी की तरफ से ट्वीट करके इस बातों की जानकारी दी गई थी। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। कल रा अभी अभी इसी हफ्ते में हमारे जो ट्रेड डेलीगेशन है, फाइनल नेगोशिएशंस के लिए जाने वाला है, क्योंकि वो जो डील अनाउंस हुई है, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, क्योंकि उसकी निटी-ग्रिटीज़ रह गई हैं, कागज़ी कार्रवाइयाँ रह गई हैं, फाइनैलिटीज़ रह गई हैं। तो उसके लिए हमारा डेलीगेशन इसी हफ्ते जाने वाला है। लेकिन उससे पहले अचानक सुप्रीम कोर्ट ने अपना कल रात को फैसला दे दिया, या अमेरिका में कहे तो कल दिन में फैसला दे दिया। उसका नतीजा क्या निकला? उन्होंने ट्रंप के लगाए हुए अब तक के सारे जो टैरिफ रिजीम थी, उसको ही उठाकर बाहर फेंक दिया। अच्छा, इसमें किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। कारण क्या? इस बात को लेकर जो जेफरी ज़ाक्स जैसे जो अर्थशास्त्री थे, वो लगातार बात करते रहे थे और उन्होंने लगातार ये बात कही थी कि जो ये किया जा रहा है, ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और जब भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, तो वो अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को, ट्रंप के इस फैसले को उठाकर गैर कानूनी करार दे देगी। एग्ज़ैक्टली कल यही हुआ है। एग्ज़ैक्टली कल यही हुआ। और सुप्रीम कोर्ट की उस जजों की बेंच ने, जरा सोचिए, उस जजों की बेंच में जो 6 जज थे, 6 में से 3 जज खुद ट्रंप के अपॉइंट किए हुए थे। अब जरा सोचिए आप, कितना बड़ा चमत्कार है ये। और शायद ये कहीं न कहीं मेरे जैसे लोगों के लिए, जो ये मानते रहे हैं कि अमेरिकन डेमोक्रेसी कमज़ोर है, उसमें जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, उसके कहीं काम करने का एक सिम्पटम भी नज़र आता है। नज़र आता है कि चीज़ें हो सकता है कि डिलेड हों, हमारे यहाँ भी होती हैं, मगर कोई न कोई चीज़ कहीं न कहीं काम कर रही होती है। चेक्स एंड बैलेंसेस आदमी को देने ही पड़ते हैं। वो चीज़ें काम करती हैं उस तरीके। खैर, उस सबसे परे जो ये इस समय जो जो हालात हैं, उनमें क्या हुआ है कि कल ट्रंप ने स्पीचेज़ दी। जैसे ही जजमेंट आई, उसकी स्पीचेज़ शुरू हो गई। आप जानते हैं बड़बोला है। बड़बोलेपन में इस भोले ने कल कमाल किया। उसने क्या भाषण दिया कि नहीं साहब, पहले क्या होता था कि मोदी जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमेशा की तरह, मगर भारत हमसे बहुत ज़्यादा टैरिफ ले रहा था। हर चीज़ में हमसे टैरिफ ले रहा था। अच्छा, ये सही भी है कि हम टैरिफ ले रहे थे, मगर हम भी क्या करें? हमारी भी मजबूरियाँ हैं। हमें अपने निज़ाम को चलाना है, हमें अपने सिस्टम को चलाना है, हमें अपने गरीबों को मदद देनी है, हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है। बड़ी सिंपल सी बात है। ओके? एक बात हम और जानते हैं कि कोई भी दूसरी इकोनॉमी को मुफ्त में कुछ नहीं देता है। कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा हो रहा होता है तभी करता है। तो ओवर द टाइम अमेरिकन मार्केट बढ़ी हुई है। अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्शन होता था वो खत्म हुआ है। दैट मीन्स कि उनके जो कंजम्पशन है वो बढ़ गई है और चीज़ें बाहर से ली जा रही हैं। तो जो इम्पोर्ट बिल है अमेरिका का, वो बढ़ रहा है। अब वो एक लंबी कहानी है कि वो अपने अमेरिका पेट्रो डॉलर और क्या-क्या, जो डॉलर की जो करेंसी है उसकी वजह से वो क्या-क्या कैसे-कैसे अपने खर्चे पूरे करते हैं, वो एक अलग कहानी। मगर ये सारा किस्सा चलते हुए, ये टैरिफ का किस्सा जो है यहाँ आ पहुँचा है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अब उठाकर इसको बाहर भेज दिया है। अब चलिए हम इससे आगे बात करते हैं। कल ट्रंप ने जब बड़बोलापन दिखाया और कल ट्रंप ने रात को बोलना ही शुरू कर दिया कि साहब, टैरिफ इंडिया जो पहले होता था कि अमेरिका टैरिफ दे रहा था, उसने कहा कि हमने उस सारे सिस्टम को फ्लिप कर दिया है और जो ट्रेड डील हुई है उससे अब हम नहीं टैरिफ देंगे। हम टैरिफ नहीं देंगे, इंडिया टैरिफ देगा। ये बात उन्होंने कल कही। मेरा माथा खटका कि किस्सा क्या है कि अचानक ये भारत को टैक्स देने में बात कैसे आ गई कि भारत टैरिफ दे रहा है। जो भी हो, इस तमाम बात का कोई तुक नहीं बनता है जो ट्रंप अब तक करते रहे थे, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पे मोहर लगा दी है। तो इसके मायने क्या बने? इसके मायने ये दोस्तों कि जो 18% का टैरिफ लगा है भारत पर, ये कल रात खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ ही ये सारे का सारा टैरिफ निजाम जो था, जो टैरिफ रिजीम था ट्रंप का, ये कल उठाकर बाहर फेंक दिया गया। अब इसके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है?
इसके अगेंस्ट एक ही काम हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील, और वो अपील का कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि ये हमेशा फैसला वही रहता है जो सुप्रीम कोर्ट करता है, वहां जजमेंट इस तरह से चेंज नहीं हुआ करती। इट्स नॉट दैट अच्छा, तो अब आगे बात करते हैं। अमेरिका ने अब आने वाले समय में क्या किया है। अच्छा, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की गई थी, तो जब रेसिप्रोकल टैरिफ है तो मुझे बताओ एक तरफा टैरिफ कैसे हो गया? ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ था वो एक तरफा कैसे हो गया? तो ये ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और भारत ने जो कहा था वो ये कहा था, और उस जो डील में भी था, फाइनलिटी तो कोई थी नहीं, कोई राइटिंग में भी फाइनल चीज हुई नहीं थी, सिर्फ कहने कहानी की बातें थी। उसमें यह कहा गया था कि ओवर द टाइम अप टू 0%, ओवर द टाइम अप टू 0% इंडिया में टैरिफ जाएगा। मगर वो तो दोनों तरफ है। अब उन्होंने हमारे ऊपर जो 10% की बात, 18% की बात की थी, वो 18% भी अब गया। तो क्या हुआ है कि कल रात को, पूरा सिस्टम को समझाता हूँ दरअसल काम कैसे करता है अमेरिका में, पर अब कल रात को ही टैरिफ में उसने क्या किया है, 10% लगा दिया है। पर अब ये यही चीजें कर सकता है, जुगतबंदियां कर सकता है, इधर से 10% लगा दिया, उधर से 5% लगा दिया, बट बियॉन्ड दिस ही कैन नॉट गो। जो इमरजेंसी इमरजेंसी जो पावर्स थी इनके पास, इकोनॉमिक पावर्स, वो कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई ये पावर्स कांग्रेस की हैं, प्रेसिडेंट की नहीं। प्रेसिडेंट का नॉट गो अलॉन्ग विद इट विदाउट द कांग्रेसनल अप्रूवल। कांग्रेस में तो भाई जाता ही नहीं, हर बात पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर देता है, और वो भी कैमरों के सामने लगा के और बैठ जाता है, साइन मारता रहता है, लो जी। तो दिस इज नॉट वर्किंग इन अमेरिका एनीमोर। अब ये सब गाड़ी बंद हो गई है और नहीं चलेगी। ओके, तो क्या हुआ है, अब जरा इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बातचीत लंबी जाएगी, है ना। तो ये मैंने कहा 18% बात चली गई। फिर बदले में क्या हुआ है कि कई जो अमेरिकन इंडस्ट्रियल गुड्स थी, जिनमें आप ये देखिए कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, या उन पे जीरो टैरिफ की बात की गई है ना, ओवर द टाइम जीरो टैरिफ की बात की गई, या ये कहा गया कि इसमें बहुत कम टैरिफ हो जाएगा, ये भी बात हुई थी। और साथ ही हमारे से जिद की गई थी रशियन ऑयल की, कि आप रशियन ऑयल को 100% बंद करेंगे, खरीदना ही बंद कर देंगे, राइट, और अमेरिका से ज्यादा खरीदेंगे, ये भी शर्त, अमेरिका से ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन अब ये कल रात को जो फैसला आया है, इसमें ट्रंप की जो इमरजेंसी पावर्स थी, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट, IEEPA, IEEPA, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्या कहे, हाँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट। तो ये उनका किस्सा कहानी कल खत्म हो गया। इसके बाद में जो इन्होंने बड़े बड़े रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, उन सबको इनवैलिड कर दिया गया है। अब जो बड़ा किस्सा उनके अपने इंटरनल है कि भाई वो अपने जो उन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे कर लिए हैं टैरिफ में, उसको वो कैसे वापस करेंगे या नहीं करेंगे, कब करेंगे, ये वो जाने, उनका काम जाने। क्यों टैरिफ भाई, जो हम एज एन आउटसाइडर भारतीय जो हैं, जो हम ट्रेडर होते हैं भारत के, उनको तो टैरिफ मिलता नहीं। टैरिफ जो वसूली है वो तो लोकल गवर्नमेंट करती है, जो वहां की केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, जो भी है वो कर रही है, तो उसमें हमारा तो कोई लेना देना था ही नहीं। तो वो किस्सा खत्म हुआ। लेकिन जो बात मैं आपको बतानी चाह रहा हूं वो ये कि जो 18% वाला टैरिफ था वो कल रात को उड़ गया है। अब वो 18% नहीं बचा है। अच्छा, तो फिर क्या बचा है? अब जो लगेगा नॉर्मल MFN, यानी कि नॉर्मल मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैरिफ होता था वो लगेगा। और वो क्या है? वो या तो 4-5% है या फिर 0 है। यानी कि भारतीय सामग्री जो कम से कम 55% तक आप मान सकते हैं हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, वो इस समय आज के बाद 0 से 55% तक चला गया, 0 से लेकर 5% पर चला गया, जो कि MFN का टैरिफ होता है। ये जो 18%, 25%, 50% वो सब गए। ओके, इस पर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो कल रात को इन्होंने टैरिफ लगाया है, ये कुल 3 महीने के लिए वैलिड होता है। 10% का टैरिफ इन्होंने ठोक दिया लेके, वो मुश्किल से 3 महीने के लिए वैलिड होता है, 120 दिन, 120 डेज के लिए वैलिड होता है। गुड मॉर्निंग मोतीदास भाई। तो ये सिलसिला है। तो 120 दिन भैया चला लो, उसके बाद में ये भी उड़ जाएगा जो 10% इन्होंने लगाया है। तो और बचा क्या? बचा है कि हमारे पास, और ये सब क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट्स इनके हैं उनमें कुछ प्रोडक्ट्स पे रियायत भी है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी कौन से हैं। ओके, तो ये अब प्रभावी रूप से बेसिकली कमजोर पड़ गया है 18% वाला के साथ।
जो दूसरे टैरिफ हैं जैसे एल्यूमिनियम पे है, स्टील पे है, ये अभी भी लगे रहेंगे। ये 232 के अंदर आते हैं, सेक्शन 232 के अंदर आते हैं, और उनमें फार्मास्यूटिकल और जेम्स, इनके ऊपर पूरी छूट आ गई है, इन पे ऊपर छूट है यहाँ से वहां जाने में। ये डील अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुई है, जो हमको डील दी गई थी अमेरिका की तरफ से, ये पूरी तरह भी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन भारतीय डेलीगेशन जो है वो बहुत जल्दी अमेरिका जा रहा है इसको फाइनलाइज करने के लिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कोर्ट का जो फैसला है ये भारत के लिए आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताता हूं क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, ट्रंप ने कल ही कहा था, क्या कहा था उसने, नथिंग चेंजेस। उससे किसी ने पूछा कि भाई आपने इंडिया से डील कर ली है, तो अब इससे फैसले के बाद में वहां क्या फर्क पड़ेगा, तो उसने जो बोला है मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा था, कल शाम को मैंने लाइव सुनी ये स्पीच, कह रहा है नथिंग चेंजेस। फिर वो कहता है इंडिया टैरिफ पे करेगा, हम नहीं, इंडिया विल पे टैरिफ, वी वोंट। फिर आगे कहता है कि कोर्ट के फैसले से, यहाँ जो बात मैं कह रहा हूं आपको, कि दरअसल कोर्ट के फैसले से हुआ ये है कि भारत को मिली है अच्छी खासी राहत। ओके, और अब जब भारत नेगोशिएट करेगा, ये जो हमारा डेलीगेशन जा रहा है, ट्रेड डेलीगेशन जा रहा है बातचीत करने के लिए, ये अब पूरी तरह से जो है नेगोशिएशन में इसके पास पावर आ जाएगी। कैसे, भारत जो पूरी तरह से ये कि भारत टैरिफ देगा, अमेरिका जीरो टैरिफ देगा, ये बात अब लॉक इन नहीं है, ये बात अब परमानेंटली नहीं चल पाएगी। ओके, ये बात अब डेवलप हो रही है, अब इस पे नेगोशिएशंस होंगी कि भाई क्या कहाँ होगा। देखिए, ट्रंप की दुनिया में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, ट्रंप की दुनिया में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, खासतौर पे अगर ट्रंप आपको, अगर ट्रंप जो है ना इस मामले में जिस तरह से एक्ट करता है, अगर वो उसी तरह से करे तो बस फिर क्या कहना है। देखिए, जो फंडामेंटल सवाल है वो क्या है कि ट्रंप इस फैसले से कितने बंधे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप कितने बंधे हैं, क्योंकि अभी वो बहुत रिजिड नजर आ रहे हैं। कल रात को जो उनकी स्पीच थी वो बहुत रिजिड थी। ओके, और आपको याद होगा हमारे एक दोस्त है ना माइकल कुगलमैन जो है वो ट्रंप को क्या कहते हैं, ट्रंपी ट्रंप। तो वो कोई कारण है उसका अगर वो ट्रंपी ट्रंप कहते हैं। ओके, देखिए, इस फैसले से ट्रंप बहुत बंधे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप काफी बंधे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से बंधे हुए नहीं है। ये एक बड़ा झटका है उनके लिए, ट्रंप के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा झटका है, लेकिन ये फैसला ट्रंप को पूरी तरह से नहीं रोक पाएगा। और ट्रंप, और वो बेसिकली इसको रोकने की कोशिश, ट्रंप रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे, ट्रंप रुकना नहीं चाह रहे, और इसीलिए वो नए रास्ते निकाल रहे हैं अपने टैरिफ के मामले में, अपने टैरिफ के मामले को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि दरअसल ये मामला है क्या। 20 फरवरी 2026 यानी कल रात को जो 6-3 का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, राम चंद्रन भाई, राम फ्लैक्स, तो उसमें आप ये देखिए जो 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 रोक लग गई है ट्रंप पर वो ये कि अब ये इकोनॉमिक अपना जो एक्ट था, ये इमरजेंसी इकोनॉमिक एक्ट जो था, इसको लगाकर टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कल तय कर दी है, उसमें अब कोई सवाल नहीं उठ सकता। और उन्होंने ये भी कहा है कि टैरिफ लगाना कांग्रेस का अधिकार है, प्रेसिडेंट के पास इसका कोई अधिकार है ही नहीं, आउटराइटेडली। ओके, इसीलिए जो लिबरेशन डे टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, और ये जो 18% वाला भारत के खिलाफ जो लगाया गया था, ये सब और जो और दूसरे देशों में भी लगाए थे, किसी पे 25%, किसी पे 20%, वो सब के सब अब इलीगल हो गए, खत्म हो गए। ये फैसला फाइनल है, ये समझ लीजिए, ये बात समझने की है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है। ओके, और इस फैसले को बदलना बेहद मुश्किल होता है। केवल इसमें क्या होता है, फैसले के खिलाफ कोई नया केस बन जाए तो, और या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाए तो वो बदल सकता है, वरना सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलता नहीं है। ये एक टेक्निकल चीज है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जो आपको समझनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। वो यही हो सकता है कि कोई उस फैसले के खिलाफ नया केस आ जाए या कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाए उसके लिए। कानूनी रूप से कितने बंधे हैं ट्रंप, ये देखिए इस पुराने रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, जो इकोनॉमिक इमरजेंसी इकोनॉमिक एक्ट में इन्होंने लगाए थे, उसके तहत अब ये काम नहीं कर सकते, वो वाला एक्ट अब इसको रिवाइव नहीं कर सकते, दैट्स गॉन। अगर लगाया भी तो कोर्ट में तुरंत चैलेंज हो जाएगा और उस पर रोक लग जाएगी, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्रंप तुरंत केस हार जाएंगे। और ये उनके बड़े प्लान का एक सेंटर पीस था अब तक का, जो अब बड़ा ब्लो बन गया है। जो चीज जितना बड़ा शो पीस उन्होंने बनाया था वो उतना ही बड़ा उनके लिए ब्लंडर साबित हो रहा है। लेकिन ट्रंप पूरी तरह भी बंधा नहीं है, ये मत समझिए बंध गया है,
उसके पास टैरिफ लगाने के और दूसरे कानून बचे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 232, सेक्शन 232 क्या है? ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए होता है। इसमें वो क्या कर सकते हैं, इसी के तहत ये स्टील पर, एल्यूमिनियम पर, ऑटोमोबाइल्स पर ये वही टैरिफ यहाँ मेंटेन करेंगे। तो इनको इन तीन चीजों आइटम के ऊपर जो हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है वहां पर ये टैरिफ बरकरार रहेंगे। लेकिन जो अनफेयर टैक्स एक और है वो कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ भी एक कानून है, उसके तहत भी टैरिफ लगा सकते हैं। चीन पर जैसे लगा रखे हैं, चीन पे पहले से लगे हुए हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं, है ना। तो वो है सेक्शन 301, 301, सेक्शन 301 के तहत या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के तहत में वो किसी पर टैरिफ लगा सकते हैं। ये उनको एक और छूट मिली हुई है। और फिर एक और है, वो है ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट, या यूं कहिए कि जो पुराने ट्रेड एक्ट हैं उनके तहत भी वो लगा सकते हैं। ट्रंप ने अभी क्या किया है, कुछ घंटे बाद ही, कल जैसे फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके विद इन आवर्स उन्होंने क्या किया, 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया, आंख मूंद के हर कंट्री में 10%, ताकि रिकवरी जारी रहे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं टैक्स लगाने के, वो भी यूज करेंगे वो। उनका कहना है कि कोर्ट ने सिर्फ IEEPA को रोका है, यानी इमरजेंसी इकोनॉमिक जो पावर्स हैं जो उन्हीं को रोका है, इमरजेंसी में जो लगाई जाती हैं, उसके अलावा कोई रोक नहीं है। तो मैं टैरिफ को चलाऊंगा किसी न किसी दूसरे तरीके से। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्ट को डिस्ग्रेस किया है। कल लगभग कोर्ट को वो गाली देते रहे हैं। कुछ जस्टिसेस यानी कुछ जजों को खास तौर पे, जैसे कि 2 जजेस हैं उनमें बैरेट और गोरसुख, तो उन गोरसुख और बैरेट को लगातार गरियाते रहे। और ये वो जजेस हैं जिनको ट्रंप ने खुद अपॉइंट किया था, और इनको उन्होंने कहा कि दे हैव शेम्ड, कि वो उन्होंने मुझे शर्मिंदा किया इस तरह के फैसले देकर। फिर उन्होंने कहा कि ये जो 2 जजेस हैं उनको उन्होंने कहा कि ये डरपोक है और ये देश के लिए सही नहीं कर रहे हैं। ये भी कहा कि देश के लिए ये सही नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ओके, लेकिन वो रुक नहीं रहे, ट्रंप रुक नहीं रहे, ट्रंप नए टैरिफ और लगाए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? वो कह रहे हैं जी, अच्छा, फिर वो कहते हैं कि इंडिया के बारे में बड़ा साफ उन्होंने रोक लिया है। कल इंडिया के बारे में उन्होंने बड़ा साफ रोक लिया है। उन्होंने कहा नथिंग चेंजेस, मैंने आपको शुरू बताया, कहते हैं नथिंग चेंजेस, दे विल बी पेइंग टैरिफ एंड वी विल नॉट बी पेइंग टैरिफ, यानी इंडिया विल बी पेइंग टैरिफ, यूएस विल नॉट बी पेइंग टैरिफ। ये कल रात को उन्होंने फिर से कहा है सुप्रीम कोर्ट की फैसले के बाद। इंडिया और जो अमेरिका की जो इंटरिम ट्रेड डील हुई थी दोस्तों, वो डील उनका कहना था कि वो वैसी की वैसी रहेगी, यानी कि वो जो 18% है वो वैसे के वैसे मेंटेन करेगा। ही कैन नॉट डू दैट बिकॉज कानून आ चुका है। कहने की बातें हैं, कहते रहो जिसको जो कहना है। भारत टैरिफ देगा, यूएस नहीं, ये उनको कहना था। लेकिन मित्रों अब क्या हुआ है, कोर्ट के इस फैसले से भारत को मिली है अच्छी खासी राहत। जो कई बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे, उन पर 18% का टैरिफ कल रात को चला गया है। उनके ऊपर लगेगा MFN का जो टैरिफ है, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैरिफ। और लेकिन ट्रंप नए तरीके से अब प्रेशर डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संक्षेप में मैं आपको बताऊं, ट्रंप की जो इमरजेंसी वाली जो पावर थी वो छीन ली गई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। उनका जो टैरिफ, जो उनका मुख्य हथियार था, वो खत्म हो गया है। लेकिन अमेरिकन सिस्टम में दोस्तों प्रेसिडेंट के पास में बैकअप बहुत सारे होते हैं, बैकअप के ऑप्शंस मौजूद हैं। और जो ट्रंप जैसा पर्सनैलिटी वाला जो बंदा है वो आसानी से तो हार मानेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो अपने ट्रंपी तरीके से लड़ेगा, ट्रंप करता हुआ सबको अड़ंगी मारता हुआ। और भारत के लिए सिग्नल अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। क्यों? एक तो ये कि ये अब जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो कम हो गई है, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी वो कम हो गई है। लेकिन नेगोशिएशंस में जो टेंशन है, नेगोशिएशंस के बीच में जो टेंशन है वो अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि ट्रंप, मैंने कहा ना, आसानी से गिव इन तो नहीं करेगा ना, तो वो पूरा जोर लगाएगा अपना वहां पे। अगर मैं आपको बताऊं, इसके बाद में एक और बात आती है। देखिए जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं, हाँ एक सेकंड रुकिएगा मुझे, हाँ हाँ देखिए, हमें बात करनी है अमेरिकन सिस्टम की, जो मैं आपसे बात कर रहा था, जिसको हम कहते हैं फेडरल रिपब्लिक। अमेरिका में कहा जाता है फेडरल रिपब्लिक। ये है अमेरिकन सिस्टम बेसिकली। इसको डिजाइन किया गया था 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए,
जाहिर है। और जहाँ पे प्रेसिडेंट को बनाया गया था बहुत मजबूत। क्यों मजबूत? अच्छा, मजबूत तो बनाया गया था, लेकिन साथ ही बैलेंस्ड बनाकर रखा गया था। प्रेसिडेंट के पास पावर्स है ना? एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उसके पास पावर्स है। फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड की पावर्स है उसके पास। यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो ट्रीटी साइन कर सकता है, जिसको बाद में सेनेट से अप्रूव कराना पड़ता है, जाहिर है। और कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको ट्रंप ने जैसे आईईपीए में पास किया है। तो साथ ही वो कमांडर इन चीफ भी है आर्मी के। ट्रंप के केस में आप ये देखिए, जो ट्रेड वॉर्स हैं वो भी इसी से आई हैं, इन्हीं भाई साहब ने लाई हैं, ठीक है ना? और कांग्रेस ने बहुत सालों से प्रेसिडेंट को ट्रेड अथॉरिटी दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल, जो 1934 का ट्रेड एक्ट है या 1974 का ट्रेड एक्ट है, इन ट्रेड एक्ट के जरिए इन्होंने अपने प्रेसिडेंट को अच्छी खासी पावर्स वहां दे रखी है। अब देखिए क्या होता है, जो डोमेस्टिक पावर्स हैं वो क्या है? उनका कानून पास करवाना एक उसका काम है। कांग्रेस से कानून पास होते हैं। वीटो पावर बिल है। वीटो पावर बिल यानी किसी भी बिल को रोका जा सकता है प्रेसिडेंशियल नॉट के बाद में। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं, लगातार इशू कर रहे हैं, जब से पावर में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, इमिग्रेशन का या एम्पावरमेंट एनवायरमेंट के ऊपर, है ना? और साथ ही अपॉइंटमेंट्स, जजेस की, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स का उनके पास अधिकार रहता है। इमरजेंसी पावर कौन सी होती है? इमरजेंसी पावर दोस्तों, जैसे कि ये थी आईईपीए या एनईए यानी कि नेशनल इमरजेंसी एक्ट, है ना? इस तरह के कानून से जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। ट्रंप ने 2025 में क्या किया है? यही किया था, ट्रेड इमरजेंसी अनाउंस कर दी थी, और उसके जरिए ये सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे काम चला रहा था, ठीक है ना? और इसी को डिक्लेयर करके इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। क्यों लगती है? अब ये जो जो हमको कई बार लगता है ना कि ये डेमोक्रेसी जो है अमेरिका की बड़ी वीक लगती है। क्यों लगती है हमको? देखिए, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है उसको इंपीरियल प्रेसिडेंसी कहा जाता है। ये टर्म आई थी 1960 के दशक में। क्यों? क्योंकि उससे पहले के 100 सालों में पावर बढ़ी है लगातार, बढ़ी थी लगातार। वर्ल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर चला, और फिर ये जो 9/11 वाला किस्सा हुआ है, उसके बाद से प्रेसिडेंट को और भी ज्यादा पावर मिल गई है। लेकिन डेमोक्रेसी वीक होती है तब जबकि चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते हैं। जैसे अगर कांग्रेस जो है यानी कि लेजिस्लेटिव जो है वो अगर कमजोर है, या कोर्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तब आपकी डेमोक्रेसी कमजोर होने लग जाती है। अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये फेडरल है और जो इदारे हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। जुडिशरी फॉर एग्जांपल जैसे उसने किया है अभी। और इसके अलावा जो अमेरिकन डेमोक्रेसी में आपको लग सकता है कई बार कि ये वन मैन शो है, खासतौर पर जब ट्रंप जैसा लीडर हो साथ में, है ना? क्योंकि रूस को चैलेंज करता रहता है। और फिर आप देखिए कि अगर इसको भारत से कंपेयर करेंगे कई बार, तो जो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स होती हैं हमारे यहाँ, वो पार्लियामेंट से आती है, और कोर्ट्स हमारे यहाँ ज्यादा एक्टिव होती है। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है वो फिर भी ज्यादा इंडिपेंडेंट है, कुछ भी कर सकता है, रोक बहुत कम होती है उसके पास। लेकिन जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ये काम क्या करते हैं अमेरिकन सिस्टम में? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर हिस्सा है उसको कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी चेक्स एंड बैलेंसेस बेसिकली, ताकि कोई एक भी ब्रांच जो है वो दूसरे पर डोमिनेट न कर पाए। तो कांग्रेस का चेक कैसा है? कांग्रेस लॉज बनाती है, कानून बनाती है, बजट अप्रूव करती है, और इम्पीचमेंट कर सकती है किसी भी प्रेसिडेंट का। ट्रंप को 2 बार इम्पीच किया गया है, दोनों बार सेनेट ने उसको छोड़ दिया है, अक्विट किया है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट की पार्टी जो है वो कांग्रेस में मेजोरिटी रखती है, जैसे कि अब इस समय पर हाउस और सेनेट दोनों उनके पास है, तो फिर कांग्रेस रबर स्टैंप बन जाती है। रबर स्टैंप के अलावा कुछ नहीं रह जाती, यानी वीक ग्राउंड, जैसा कि मैंने कहा था आपको, डेमोक्रेसी कमजोर है ना। अब देखिए जो कोर्ट्स का चेक है वो कैसा है। जो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जैसे ये अभी एक्शन है, जो प्रेसिडेंट का एक्शन था, इसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है ना। फिर ये जो भी 20 तारीख का कल का फैसला जो है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेक है। चेक बैलेंसेस जब हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा चेक है। ट्रंप ने कोर्ट को क्रिटिसाइज किया, गाली गलौज किया, बदतमीजी की, ठीक, लेकिन फैसला मानना पड़ेगा। फैसले से आप बच के कहीं जा नहीं सकते, वरना क्राइसिस हो जाएगा। जैसे कि 1952 में भी इस तरह का क्राइसिस हुआ था, कानूनी क्राइसिस, जुडिशियल क्राइसिस हो गया था। ट्रूमैन स्टील मिल का जो केस था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, तो इसीलिए वहां क्लेश पड़ा था। अब देखिए इलेक्शन और मीडिया की जो हम बात कर रहे थे,
4 साल हो गए, हर 4 साल में मीडिया, पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर, ये सब के सब बदलते हैं, है ना? लेकिन अगर आप देखिए ट्रम्प 2028 में अब लड़ नहीं सकते, है ना? 22nd अमेंडमेंट जो है, वो 2 टर्म के लिए लिमिट देती है कि 2 टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं लड़ सकता है और ये उनका सेकंड टर्म है, ठीक? 2017 से 2021 और 2025 से 2029 तक काम किया जाएगा। तो फिर वो लेम डक प्रेसिडेंट ऐसे में बन सकते हैं, यू नो, जो जिनकी सपोर्ट नहीं होगी, लेकिन अभी फिलहाल फुल पावर में है ना? अब देखिए फेडरल सिस्टम में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में दोस्त स्टेट्स जो है, राज्य, एक देश के अंदर अंदर के जो राज्य हैं, वो चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कैलिफोर्निया ने ट्रंप के जो इमिग्रेशन का ऑर्डर था, उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया था। अब सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ डेमोक्रेसी को कमजोर करता है? तो अगर बैलेंस डिस्टर्ब होता है दोनों के बीच का, तो जैसे कि अभी स्कॉट्स के यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको लेकर ये जो फैसला दिया है 6-3 का, 6-3 का फैसला है, वहां ट्रंप अपॉइंटेड जजेस यानी कि गॉरखुश, बैरेट, ये दोनों मौजूद थे, ठीक है ना? उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया है। उन जजों ने, जिनको ट्रंप ने खुद अपॉइंट किया था, उन्हीं जजों ने ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है इस जजमेंट में। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, ऐसे नहीं, चीमा अंदाज में बोलते हैं। चीमा साहब क्या कहते हैं इसमें? दैट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। ओके। लेकिन जो हमने बात की अकाउंटेबिलिटी विद चेक्स एंड बैलेंसेस, बिल्कुल इसकी गुंजाइश वहां पे बिल्कुल मौजूद रहती है और बिना इसके डेमोक्रेसी जो है वो अथॉरिटेरियन बन जाती है। तो अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो 1930s में एफडीआर ने बेसिकली कोड पैकिंग ट्राई की थी, लेकिन फेल हो गए थे। ओके, अब देखिए ट्रंप के केस में स्पेसिफिक क्या है। वो, उसको इलेक्शन कोई नहीं लड़ना है, इलेक्शन तो उसका गया, इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, पावर उसका और बहुत है, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति। 2028 में इलेक्शन लड़ेगा नहीं, ठीक? ये उनका लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का मतलब ये है कि वो बोल्ड डिसीजन भी ले सकता है, बहुत बोल्ड डिसीजन भी ले सकता है। वोटर का अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर है ही नहीं, वो, उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि वोटर क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, ठीक है ना? और ये टर्म ऐसे में जब वो जो टर्म लिमिट है, तो प्रेसिडेंट को बेसिकली इसलिए टर्म लिमिट की जाती है ताकि डिक्टेटर ना बन जाए। लेकिन इस केस में ये जो चल रहा है, ये भी तो एक डिक्टेटर की तरह बेसिकली बिलीव कर रहा है। और फिर अब उसने क्या कहा है? अब वो कह रहा है कि मैं पावर्स को डेलीगेट करूंगा। डेलीगेट का मतलब क्या हुआ? वो फॉर एग्जाम्पल कह रहा है मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट को यानी जेडी वेंस को प्रेसिडेंट बना के जाऊंगा, कि मैं जेडी वेंस को पहले से ही अनाउंस कर दूंगा कि मेरे सपोर्टर जो है वो जेडी वेंस को वोट दे, और जेडी वेंस की जो सपोर्ट होगी वो मेरी इस आवाज के ऊपर टिकी रहेगी, इन द सेंस कि मेरा, मुझे फॉलो करने वाली पब्लिक जो होगी वो उसको वोट देगी जिसको मैं कहूंगा, और मैं जेडी वेंस के लिए अपील करूंगा लोगों से, अपने वोटरों से, कि चलो भैया जाओ जेडी वेंस को वोट दो। तो उस तरह से ट्रंप का इनडायरेक्टली जेडी वेंस के जरिए अमेरिका पर जो है अपना शिकंजा वो बना रहेगा। ये बात उस तरह कहने की है कि जिस तरह कहा जाता है कि ओबामा ने बाइडेन के जरिए अमेरिका पर राज करता रहा हो, ऐसे कहा जाता है। ओके, टू मेनी पावर्स विद द वीक कांग्रेस। कांग्रेस कमजोर और ताकत बहुत ज्यादा है, यानी जो करंट गवर्नमेंट है ट्रंप की, उसके पास में रिपब्लिकन मेजोरिटी है फिलहाल, और जो सेनेट है वो 52-48 के रेशो में है। तो आप देखिए 52-48 यानी 4 सीटों का अंतर है, टोटल 4 सीटों का, है ना? तो कांग्रेस जो है उनके एजेंडे को सपोर्ट करती है, लेकिन जो नए बिल पास कराने होंगे उनमें हेल्प जरूर होगी उनको। अब जो मिड टर्म नवंबर में है, अगर जो नवंबर में होने जा रहा है, तो अगर इसको डेमोक्रेट जीतते हैं, जैसे उम्मीद भी कर रहा हूं, तो आप क्या देखेंगे कि मान लीजिए वो हाउस या सेनेट ले लेते हैं जो जो डेमोक्रेट्स हैं, तो फिर ये है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं जो जो शुरू हो सकती हैं, फिर ट्रंप के खिलाफ रिएक्शन शुरू हो सकते हैं, ये कि उसको इम्पीच करने की बातें की जा सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ये सब कुछ पॉसिबल है। फरवरी 2026 तक हमें जो पोल्स दिखा रहे हैं, सर्वे दिखा रहे हैं, वो दिखाते हैं कि इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, ट्रेड वॉर, इन सब से, और इमिग्रेशन पे बैकलैश जो आइस वाले कर रहे हैं, इमिग्रेशन पे बैकलैश है। और इस सब के चलते जो है अगर ट्रंप की हारती है, ट्रंप की जो प्रेसिडेंशियल पार्टी हारती है, जैसे कि पहले भी हुआ है, ओबामा की पार्टी हारी थी, 2018 में भी हारे थे, तो उस तरह से अगर हारते हैं तो फिर आप ये देखिए कि ट्रंप के आखिरी 2 साल जो है बर्बाद हो जाएंगे। आखिरी के 2 साल वो बिल्कुल
रबर स्टैम्प बन जाएगा कांग्रेस के हाथ में। तो ये एक अपने आप में देखा जाए तो मिडिल ऑफ द टाउन के अंदर में इलेक्शन करवा देना, मतलब ये कि पब्लिक अपना डिसीजन बदल रही है, और पब्लिक अपना डिसीजन बदलती है तो उसका इम्पैक्ट पार्लियामेंट में आता है कि जो अपोजिशन है वो हावी हो जाती है, जो कि इस केस में होगी अगर ऐसा होता है तो, है ना। नाउ जैसे मैंने पहले कहा था आपको, ये जो ट्रंप है ये ट्रंप ही ट्रंप है, यानी कोर्ट को इग्नोर नहीं कर रहा है, कोर्ट को इग्नोर नहीं कर रहा है, बल्कि उसके कोर्ट के फैसले के आसपास जो है वर्क अराउंड करने की कोशिश कर रहा है। यानी जो नए ग्लोबल टैरिफ है सेक्शन 232 और 301 के वो लगा रहे हैं वो इस समय दुनिया में, और इंडिया पर इंटरिम डील अभी तक नेगोशिएट हो रही है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इंडिया डील जो है वो एज इट इज एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स ये कि जो इंडियन डेलीगेशन यहाँ से जाएगा उसके पास बात करने का मौका होगा कि हाँ भाई बताओ क्या करना है। खासतौर पे भारत का जो 18% का टैरिफ कम हो गया है उससे बड़ा फर्क मिला है। तो ट्रंप कह रहे हैं नथिंग चेंजेस, जब बात इंडिया की आती है ना, नथिंग चेंजेस, लेकिन रियलिटी में चेंज हो रहा है। कैसे? क्योंकि कोर्ट ने उनकी ताकत ही छीन ली है वो करने की जो वो कर सकते थे या कर रहे हैं अब तक, वो करने की ताकत उनके हाथ से अब जा चुकी है, उसको लेकर कोई शक नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो पावर्स है वो एज इट इज मजबूत है, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस में ट्रंप के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव किया है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव किया है कि सिस्टम काम करता है। लेकिन कांग्रेस अगर वीक रह गई, अगर कांग्रेस वीक रह गई तो फिर प्रॉब्लम है। जो हमारी फिलॉसफी है, फॉर एग्जांपल मेरी पर्सनल फिलॉसफी है कि भाई फ्रीडम जो है वो आपको ज्यादा जिम्मेदार बनाती है। अगर आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे सूनर और लेटर, देर सवेर, और फिर आपके परमानेंटली इंप्रूव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसा माना जाता है। मनोवैज्ञानिक मानता है ऐसा कि आपको जितनी स्वतंत्रता मिलती है उसकी बेसिस पर ही आप उतने ही लिबरल हो जाते हैं। ओके, तो इंडिया में हम क्या देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ज्यादा बैलेंस लगता है, लेकिन हर सिस्टम के अपने प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं मित्रों। तो अब देखिए कि जो ये सारी की सारी बात है उसमें जो डिटेल्स हैं वो सारी हमने यहाँ स्क्रिप्ट में फिट करने की कोशिश की है आपके साथ में कि आपको चीजें क्लियर हो कि कैसे क्या होगा। सच्चाई ये है कि ये टैरिफ तो गया, 18% वाला टैरिफ गया। अब उम्मीद ये करिए आप कि जल्दी से जल्दी नया जो ट्रेड एग्रीमेंट बनने जा रहा है वो नेगोशिएट हो, ट्रंप के नखरे जरा कम हो, हालांकि मुझे लगता नहीं है कम होंगे क्योंकि भाई इरिटेट हुआ बैठा है ना, तो कूदे फांदेगा बहुत जो भी है। लेट्स सी कि कितनी जल्दी अब ट्रेड डील फाइनलाइज होती है। मगर हाँ, बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो करीब 55% है टोटल एक्सपोर्ट का अमेरिका को, वो अब टैरिफ फ्री हो गए एक तरह से, और जो उनको ऊपर लगेगा वो 0 से 5% के बीच में कुछ लगेगा, अदर देन जो भी पिछले आने वाले जो 3 महीने हैं उनमें 120 दिन तक ये जो चलेगा वो चलेगा, यानी कि 18% वाला जो है वो चलेगा। बट बियॉन्ड दैट नॉट, आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन। एक और विषय जिसमें मुझे आपसे बात करनी थी और वो था ईरान वाले किस्से को लेकर। हालांकि मैं डिटेल आपको पास लेकर थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन मुझे सीरियसली ये लगता है कि ईरान पर हमला जो है वो बहुत जल्द होने वाला है, और उसको लेकर मुझे आपसे इसलिए भी बात करनी है क्योंकि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका में कुछ डेवलपमेंट हुई है और बड़े गजब की डेवलपमेंट हुई है, तो मैं वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो लेट मी जस्ट हैव अ ब्रेक हियर। मैं आपको बहुत जल्दी आगे दे रहा हूँ कुछ ऐसे मसाले। फॉर एग्जांपल, बलोच आर्मी ने कुछ वीडियोस जाहिर किए हैं, बाहर लाए हैं, जिनमें पाकिस्तानी फौज के जो जवान हैं वो लिटरली जमीन पे बैठ के भीख मांग रहे हैं जिंदगी की, और पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि हमारे ये लोग हैं ही नहीं। तो वो उन्होंने अपने आईडी कार्ड दिखाए हैं कि भाई ये रहे वो आईडी कार्ड जो हमारे हैं, अगर हम नहीं है तो आईडी कार्ड किसके हैं, या आईडी कार्ड क्या हमारे नहीं है, या आपने हमें क्यों इशू किए हैं। और वो बाकायदा अपना जो नंबर है आर्मी का वो बता रहे हैं कि भाई ये हमारे नंबर है, हम फलाई बटालियन से हैं और हमको यहाँ से छुड़ाओ तालिब बीएलए वालों से, और बीएलए वालों ने उनको कैप्चर कर रखा है। उसके अलावा जो डेवलपमेंट हो रही है वो हो रही है अमेरिका में। और अमेरिका में क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ को कल लात लगनी शुरू हो गई है। आप हैरान हो गए कि आपको खबर नहीं मिल रही है, दरअसल वहां लात लगनी शुरू हो गई है। बोर्ड ऑफ पीस में मैंने आपको परसों बताई थी बात, बोर्ड ऑफ पीस में ट्रंप ने बड़ा साफ कहा था कि भाई या तो पैसे लाओ या फौज लाओ,
पैसे इनके पास है नहीं, और फौज के लिए उन्होंने कहा कि जी मोहलत दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ भी माहौल ठीक नहीं है, और हम पीस कीपिंग के लिए वास्ते हैं, यानी शांति बनाए रखने के लिए वास्ते हैं, लेकिन उससे पहले शांति लानी होगी। शांति लाने वाला काम हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शांति लाने के लिए आपको हमस के हाथ से हथियार लेने पड़ेंगे। उन्होंने हथियार देने से मना कर रखा है। दैट मीन्स आपको उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी, उनसे मारपीट करनी पड़ेगी। वो दम नहीं है भाइयों में। वहां इनकी नानी मर रही है कि हम मारे जाएंगे। और प्लस इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे बॉर्डर्स में सारे गर्म है, अफगानिस्तान का, इंडिया का, ये वो। सो उसके मतलब ये हुआ कि जो शहबाज शरीफ है, इनको इस समय अमेरिका में कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है, छोटे मोटे लोगों से मिलना है इनको। अच्छा, और जो इनकी इच्छा थी कि ट्रंप से हमारी मुलाकात होगी, वो भी नहीं हुई। वो जो आपको स्टेज में मिले हैं ट्रंप और ये जो एक साथ बैठे हुए थे, दैट इज ऑल अबाउट इट। उसके अलावा ट्रंप से जिनकी बायलैटरल जो मुलाकात होनी थी वो कैंसल्ड है, वो नहीं हुई। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ। मैं आपको दिन में भी एक दो घंटे में और डिटेल लेकर आता हूँ पास, और फिर आपको देता हूँ। तो मित्रों, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जल्दी से आपको मिलता हूँ आकर। आज जरा बहुत सारे विषय है आपसे बात करने के लिए, तो आज दिन में अपन लगे रहेंगे। अगला व्लॉग मैं आपके साथ करूंगा बाहर धूप में बैठ के अपने गार्डन में, मजेदार तरीके से। बहुत जल्दी मिलता हूँ। बाय बाय। हैव अ लवली डे दोस्तों।